मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बेहतरीन तरीके से हम लोग साइंस का 25 प्लस क्वेश्चन को डेली रात में 9 बजे सॉल्व करते हैं। यानी कि 9 बज चुके हैं। हमारे साथियों, हमारे दोस्तों, हमारे छात्रों, आप लोग जुड़ जाइए और बेहतरीन तरीके से तैयारी पे लग जाइए। जिन भी स्टूडेंट्स का पिछला क्लास छूटा हुआ है वह ज़रूर देख लेंगे। ज्योग्राफी के भी क्लास डेली या डेली नहीं, एक दो दिन के गैप पे आता है, आप उसे ज़रूर देखेंगे। बेहतरीन तरीके से बता तो रहे हैं दोस्तों। आप चाहे यूपी TSSC PET का एग्ज़ाम होने वाला है ना, देखिएगा जितने ज्योग्राफी के सेशन पढ़ा दिए गए हैं उतने में से ही आएंगे। 100% आप लोग लिख कर ले लीजिए। आप जो बच्चे देख रहे होंगे डेली हमारे ज्योग्राफी के क्लास, वह ज़रूर बताएंगे कि हाँ सर, उसी में से आता है। अगर साइंस की क्लास आप डेली फॉलो करते हैं 9 बजे, इस समय जिस समय कराया जाता है, तो डेली बता तो रहे हैं दोस्तों, आपको समय रहे चाहे जब आप देख लें, लेकिन डेली देख लें। अगर अभी तक आपने सारे क्लासेस नहीं देखे हैं ज्योग्राफी के, साइंस के, हिंदी के, तो आप ज़रूर देख लेंगे साथी, क्योंकि उससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा जीके में। दोस्तों, चाहे आप यूपी TSSC PET का एग्जाम देने वाले हों, चाहे यूपी टेट के एग्जाम देने वाले हों, चाहे सुपर टेट के एग्जाम देने वाले हों, चाहे रेलवे ग्रुप डी आने वाला है उसका एग्जाम देंगे आगे। बता तो रहे हैं दोस्तों, नौकरी पाना बहुत आसान है, बशर्ते आप कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए हम लोग आज के सेशन पे स्टार्ट कर लेते हैं। जो बच्चे जुड़े हैं, सुमन, आफरीन, राहुल, राहुल, इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट हैं जुड़ते हैं। और कौन है भाई साहब, देख लेते हैं एक बार हम। और कौन है, और कौन है भाई, कि पूनम और मनोज। हाँ, शाबाश मेरे शेरों, आप लोग जुड़े रहिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। अब आप सारे लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, यही हमारी विनती है। चलिए, अब शेयर वगैरह करने वाला काम बंद करिए, बाद में करिएगा, लास्ट में करिएगा, है ना। अब आप लोग पिछला क्लास भी देख लेंगे, लास्ट में शेयर करिएगा, जो बच्चे हैं कम से कम वो देखें। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, बताइए। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जैसे स्पेस में जो जाते हैं, उनको आकाश का रंग दोस्तों याद रखेंगे काला दिखाई देता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों अगर ऊपर जाएंगे हम लोग अपने ट्रोपोस्फेयर, जैसे कि हमारे वातावरण में दोस्तों 5 मंडल होते हैं। हमारे इन्वायरमेंट, हमारा जो पृथ्वी है, वो 5 लेयर से मिलकर बना है ऊपर की तरफ। नीचे भी 3 लेयर है, ऊपर बात करते हैं तो 5 लेयर हैं जो हमको जान लेना है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और लास्ट में एक एक्सोस्फियर होता है। अगर इसका हिंदी रूपांतरण करें, हिंदी में आपको नाम बताएं साथियों, तो हिंदी में नाम याद रखेंगे, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, सॉरी मध्य मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल होता है, आयन मंडल होता है, फिर होता है बहिर्स्फीयर, यानी कि आपका बहिर्मंडल, बहिर्मंडल बोल सकते हैं साथी। इस तरह के 5 मंडल होते हैं साथियों, याद रखेंगे साथियों। जैसे ही हम क्षोभ मंडल से बाहर निकलते हैं, हमारा का दोस्तों पूरा का पूरा कह लीजिए, जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होते हैं, बल होते हैं, वह कम होने लगते हैं। और ऊपर जब हम बहिर्मंडल में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी अंतरिक्ष में जितने भी पिंड हैं, जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सब के सब दोस्तों अंतरिक्ष में ही देखने को मिलते हैं। तो याद, नेचुरल सैटेलाइट्स की बात हो रही है साथियों। तो वहाँ से अगर कोई भी चीज़ अगर आप पृथ्वी पे देखते हैं, आकाश में ऊपर की तरफ देखते हैं साथियों, तो आपको काला ही दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर हवा पानी नहीं है भाई। नेक्स्ट, रमन प्रभाव। पहले तो आप यह बता दें, रमन प्रभाव के लिए दोस्तों, रमन इफेक्ट खोज करने के लिए दोस्तों किसको नोबेल अवार्ड दिया गया था, हम आपको डेट बता देते हैं साथियों। CV रमन को। देखिए, हमने तो हमसे निकल गया अचानक से, है ना, मुंह से निकल गया अचानक से, लेकिन आप याद कर लेंगे फिर, जिसको नहीं आता। CV रमन को दोस्तों नोबेल अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था? 1930 में। सबसे पहले नोबेल अवार्ड किसे मिला था साथियों, तो बता देंगे, हमारे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी को। कब मिला था दोस्तों, तो बता देंगे 1913 में मिला था साथियों। किस लिए मिला था? इनको गीतांजलि उपन्यास के लिए मिला था। और CV रमन दोस्तों भौतिक के फील्ड में सबसे पहले पाने वाले रमन प्रभाव की इफेक्ट के लिए ही इनको दिया गया था। अब यहाँ पे जो प्रश्न है साइंस का, जो आपसे पूछा गया साथियों, क्या पूछा गया है? रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। भाई, सभी पारदर्शी माध्यम से जो किरणें आर पार जाती हैं, भैया उसी से रिलेटेड है रमन प्रभाव। याद रखेंगे, जितने भी पारदर्शी माध्यम होते हैं, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आर पार पूरा चला जाता है, उसे ही कहते हैं रमन प्रभाव, यानी कि पारदर्शी माध्यम। अब याद रखेंगे, राइट आंसर यह होगा दोस्तों। अब 3 प्रकार के माध्यम होते हैं। अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंस, यानी कि ट्रांसपेरेंट, यानी कि दोस्तों जिसमें कि पूरे ट्रांसपेरेंट, जिसमें कि पूरे की पूरी प्रकाश आर पार चली जाए। जैसे कि आप बात करते हैं पानी
शीशा के आसपास पूरा हमको झलकता हुआ दिखाई देता है, सारी चीज़ें साफ साफ दिखती हैं। जो आप ग्लास लगाते हो आई ग्लास, उसमें से भी साफ साफ दिखते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट है। अब एक होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट जैसे कि अगर बात करें साथियों, अगर आप किसी भी कागज़ को तेल में डुबा कर बाहर निकालेंगे, अगर उसमें से देखेंगे तो धुंधला दिखाई देगा हमको सारी चीज़ें, है ना। तो इस प्रकार के हम किरण को क्या कहते हैं दोस्तों, माध्यम को क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। और एक होता है दोस्तों ओपैक बॉडी, ओपैक, OPACE, ओपैक बॉडी, OPAQE दोस्तों। ओपैक बॉडी का मतलब हो गया ऐसा माध्यम जो कि अपने आर पार प्रकाश को न जाने दे, जैसे कि आपका रफ हो गया, हम आपका दोस्तों डस्टर हो गया मेरा, और बाकी जितने भी मेज हैं, कुर्सी हैं, इनसे आप किसी भी आर पार चीज़ को नहीं देख सकते दोस्तों। तो यह हो गया आपके ओपैक बॉडी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, बताइए दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का हम यूज करते हैं साथियों। हमने कल बताया था आपको। देखिए जितने भी उत्तल दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण का मेनली दो जगह हमने यूज बताया था साथियों। कहाँ पर, जो साइड मिरर होता है गाड़ी में लगा होता है, एक यहाँ पर, एक जो दोस्तों जो आपका जो आप देखते होंगे फुटपाथ पे जो लाइट लगी होती है, लैंप लगा होता है जगह जगह फ्लैश, मतलब पब्लिक के लिए साथियों, उसमें लगा होता है उत्तल दर्पण। और बाकी जगह सारे जगह अवतल दर्पण का ही यूज होता है। आप इसको माइंड में रख लेंगे साथियों। कहाँ कहाँ सर, तो बताएंगे दाढ़ी बनाने में, चिकित्सा के लिए जिसमें नाक कान आँख हो गया, हर्ट हो गया, गला का प्रॉब्लम हो गया, तो उसमें डॉक्टर यूज करते हैं। और दोस्तों अवतल दर्पण का मेन यूज कहाँ पे होता है, जैसे कि आपकी फ्लैश लाइट हो गई गाड़ी की ना, फोकस लाइट सामने वाला जो जिसका उभया अवतल होता है, तो वहाँ पर यूज होता है दोस्तों, है ना, याद रखेंगे। यानी कि अवतल यानी कि दोस्तों इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और समतल दर्पण का यूज कहाँ पे होता है भाई, समतल दर्पण का आप लोग श्रृंगार में यूज करते हैं। हम लोग देखते हैं समतल दर्पण का यूज दोस्तों, जो देखते होंगे जो हमारी कार्स होती हैं, जो हमारे बड़े बड़े गाड़ियाँ होती हैं, उसमें जो ड्राइवर के सामने बड़ा शीशा लगा होता है सामने वाला, उसमें होता है समतल दर्पण का यूज। और बताइए समतल दर्पण का यूज कहाँ पे करते हो आप, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें हो गई, वह हो गया उसमें होता है दोस्तों। जो बड़े बड़े शिप्स हो गए, वहाँ पे होता है साथियों। जब जहाँ पे टर्निंग पॉइंट होता है बड़े बड़े महानगरों में रोडों का, बिल्कुल जैसे कि इस तरह की रोड कोई है और ऐसे मतलब 90 डिग्री वाले कोण पे जो टर्निंग पॉइंट होती है रोडों का दोस्तों, वहाँ पर होता है समतल दर्पण का यूज। और बहुत सारी जगह होता है समतल दर्पण का यूज, है ना। याद रखेंगे साथ में। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे सर हमारे गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। अब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या होते हैं हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में, आप अगर देख रहे हैं शुरू से तो पता होगा। नेक्स्ट, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिका में प्रयुक्त होने वाली गैस है। दोस्तों सिंपल सा है इसका आंसर, याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है साथियों, अमोनिया नहीं। अमोनिया का फार्मूला क्या होगा साथियों, NH4 होता है, आपको पता होना चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और सल्फर डाइऑक्साइड, यह दोनों जो होते हैं दोस्तों हमारे पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार होते हैं दोस्तों। याद रखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण यही दोनों होते हैं। और जो यहाँ पर नियॉन आप देख रहे हैं दोस्तों, यह बल्ब में जो पीले कलर की बल्ब आती थी ना पहले, अब तो सारे घरों में दोस्तों CFL आपने लगाया है, यूज करते होंगे, है ना बच्चों। आप लोग यही नहीं यूज करते हैं, बताइए। CFL ही नो यूज होता है भाई, बताइए सुमन राव जी, एफरीन जी, जितने भी बच्चे जुड़े हैं बताएं फटाफट, यही नो यूज होता है। अब नियान अगर पूछा जाता है बल्ब में किस, जो आपका दोस्तों बल्ब होता है पिछला जो हम लोग यूज करते थे पीछे बहुत सालों तक, बल्ब हमने यूज किया पीला वाला, उसमें हम लोग क्या यूज करते थे भाई, उसमें हम लोग दोस्तों जो टंगस्टन की रॉड होती थी, छड़ होती थी, उसमें उस पूरे बल्ब में नियान गैस ही भरा गया होता था, जो कि एक वैक्यूम का काम करती थी और आराम से बल्ब जलता था। और कभी काल के फ्यूज हो जाता था तो हम कहते थे भाई हमारा जो टंगस्टन है उसका तार टूट गया है, इस कारण से फ्यूज हो गया दोस्तों। तो इसमें भी दोस्तों सजावट वाले जितने भी विज्ञापन वाले होते हैं सामान होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, नलिका में दोस्तों नियान गैस ही यूज करते हैं, जिससे कि चमकता रहे और चमकीला बना रहे। नेक्स्ट, यद्यपि पानी पारदर्शक है, हम तो जानते हैं पानी पारदर्शक है, आप भी जानते हैं पानी पारदर्शक है यानी कि ट्रांसपेरेंट है, लेकिन फिर भी कुहासे के दिनों में बूंदें सामने रहती हैं। कुहासे के दिनों में आमने सामने की चीज़ नहीं दिखाई देती है, पास की चीज़ नहीं दिखाई देती है। आप बोलते हैं बहुत कोहरा पड़ा है, उस समय एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना। और कभी काल के आप अगर चश्मे लगाए होते हैं ग्लास, और अगर आप भाप लेते हैं तो आपके चश्मे पे भाप आ जाता है, ऐसा भी होता होगा ठंडी के दिनों में। अब तो बहुत ही ज़्यादा चश्मे वालों को प्रॉब्लम होगा दोस्तों ठंडी में, क्योंकि मास्क लगाने वाले जो हैं अगर थोड़ी सी भाप लेते हैं तो भाप उड़कर आपके चश्मे पे आएगा और आपको शायद ही दिखाई दे, है ना। तो याद रखेंगे थोड़ा सा इस सब घटनाओं से बचेंगे, और जहाँ पे अच्छी
आपको लग जाए कि हाँ हाँ यहाँ पर मास्क लगाना है तो मास्क लगाएंगे, अन्यथा गाड़ी बस गाड़ी हो गया, टू व्हीलर्स हो गए, स्कूटी वगैरह चलाते वक्त तो मास्क नहीं लगाइएगा ठंडी के दिनों में। जो बच्चे चश्मा पहनते हैं उनके लिए, क्योंकि दुर्घटना हो सकता है साथ ही, है ना। चलिए इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। कुहासे में जो दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यह गलत है, काट दीजिए, इसका राइट आंसर नहीं होगा। अधिकतर प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, यह भी काट दीजिए भैया, यह भी गलत है। देखिए राइट आंसर आपका शुद्ध पानी की बूंदें अपारदर्शक, यह भी गलत है, इसको काट दीजिए। तीसरा राइट आंसर है साथियों, प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे प्रकाश सीधा प्रेक्षक की आंख तक नहीं पहुंच पाता है साथी। याद रखेंगे राइट आंसर आपका सी होगा, इस वजह से कुहासे में हमें नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, न्यूमेरिकल है, हम इसको करके बताते हैं आपको। देखिएगा 2 ऑप्शन नीचे हैं, 2 ऑप्शन ऊपर हैं, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप लोग देखिए क्या बोला गया है भाई, प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री और दोस्तों अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम का अपवर्तनांक सूचक है। आपको पता होना चाहिए n इक्वल टू साइन आई अपान में साइन आर होता है साथियों। अब आपसे पूछा गया है जो आपका इंसिडेंट रे है, आपतन कोण है वो 90 डिग्री है और साइन आर दोस्तों कितना है 30 डिग्री है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो साइन आई है, या फिर आप इस तरह कर लीजिए, जो आपसे डायरेक्ट पूछा गया आप इसको लगाएं या फिर ना लगाएं। 90/30 करिए, तो 90/30 करेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। साइन आई की वैल्यू कितनी है साथियों, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1 होता है। आपको पता है ना, ऊपर हमने साइन 90 लिखा था ना भाई। साइन आई मतलब कि आई की वैल्यू 90 डिग्री है, तो साइन 90 अपान में साइन 30 साथियों। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होता है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। यह 2 ऊपर चला जाएगा, राइट आंसर आपका 2 होगा। दोस्तों जो अपवर्तनांक होता है n होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, आप याद रखेंगे। लेंस का मात्रक होता है डायोप्टर, लेकिन अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता साथियों, याद रखेंगे, राइट आंसर 2 होगा। अब हम यहाँ पे आपको कुछ अपवर्तनांक बताते हैं जो आपको हमेशा के लिए याद रखना है। जैसे अगर पूछा जाता है हीरे का अपवर्तनांक बताइए, डायमंड का, बहुत बार पूछा जाता है भाई। जाएंगे आप यूपीपीएससी का पेपर देने, पेट का ना, देखिएगा आप जितना साइंस पढ़े हैं अदर बच्चों से आप परफेक्ट करके आएंगे, 100% बता रहे हैं भैया। आप रिवीजन कर लेंगे, पूरी हिंदी पढ़ा दी गई है, रिवीजन कर लेंगे। पूरी साइंस पढ़ा, मतलब साइंस में बहुत सारी चीज़ें, लगभग हम लोग 6 से 7 चैप्टर कवर कर लिए दोस्तों, है ना। 25-25 प्रश्न, मतलब बेहतरीन प्रश्न होता है। उसके साथ हम आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, तो उससे भी आपका कवर होता है। अगर जितने भी करंट अफेयर के क्लास हैं आप उसको पढ़ लेंगे, इसके बाद जितने आपके मैथ के क्लास हैं वह देख लेंगे, चाहे यूपी टेट का हो चाहे जो भी हो, उसी लेवल का मैथ आएगा। और थोड़ा सा बार ग्राफ वगैरह देख लेंगे, हो जाएगा, कवर हो जाएगा साथियों। इसके बाद आपका जो ज्योग्राफी की क्लास है उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला, आप देख लेंगे साथियों, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आएंगे, 100% आएंगे। और जो बच्चे देखे होंगे वो उनका फ़ायदा तो होगा ही। अगर आपने नहीं देखा है तो आप फटाफट रिवीजन कर लेंगे अपना स्पीड 2 पे करके। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे हम जो बताने वाले, डायमंड का अगर पूछा जाता है अपवर्तनांक कितना होता है साथियों, बताएंगे 2.42 होता है। अगर पूछा जाता है पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, जल का, दोस्तों बता देंगे जो वाटर होता है इसका अपवर्तनांक होता है सर 1.33 होता है। दोस्तों जितना बताया जा रहा है उतना याद कर लेंगे। अगर पूछा जाता है हवा का अपवर्तनांक यानी वायु का अपवर्तनांक कितना होता है एयर का दोस्तों, तो बताएंगे 1.0003 यानी कि 1 बता देंगे, केवल 1 बता देंगे, है ना। अगर आपसे पूछा जाता है साथियों कैरोसिन ऑयल का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है सर, तो बताएंगे 1.44 होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, साथ ही बताएंगे 1.5 होता है। अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाता है फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो बता देंगे 1.85 होता है। बस इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। अगर अपवर्तनांक से प्रश्न आया तो आप करके आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न, पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3, 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक बताइए। देखिए कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो आप इस तरह से पहले संरचना बनाएंगे, कांच के सापेक्ष यानी ग्लास यहाँ पर, पानी का अपवर्तनांक यानी वाटर यहाँ पर। अब जो चीज़ें यहाँ पर है साथियों यह ऊपर होगा, तो याद रखेंगे पानी का अपवर्तनांक पहले है यह वाला, और कांच का अपवर्तनांक दोस्तों 3/2 है। अभी हमने बताया ना 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 तो है, और 4/3 का मतलब 1.333 समथिंग आएगा। तो 4/3 ऊपर रहेगा साथियों, और 3/2 नीचे रहेगा। इस चीज़ को गांठ बना के लिख लेंगे, और 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8/9, 8/9 राइट आंसर है। अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से इसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है पानी के सापेक्ष यानी सॉरी कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जब पूछा जाएगा तो ग्लास इधर रहेगा और वाटर इधर रहेगा। अब जो इधर है वह ऊपर रहेगा, उसका अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक 4/3 ऊपर और दोस्तों 3/2 नीचे। तो याद कर लीजिए 2 का गुणा ऊपर 3 का नीचे, 4 दूनी 8/9 राइट आंसर होगा, जो आपका सी है राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है, इससे ज्ञात होता है कि दर्पण है। भाई स्वयं से बड़ा मालूम होने का ही मतलब है कि वो हमारा कैसा दर्पण है भाई, अवतल दर्पण है, सिंपल सा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में 3 × 10⁸ होती है, और जो आपकी ध्वनि की चाल होती है, साउंड की चाल होती है, यानी कि ध्वनि की चाल होती है दोस्तों 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यह बात आपने पढ़ा होगा। तो अब बताइए किसकी चाल अधिक है, तो बोलेंगे सर प्रकाश की चाल अधिक है, इसमें से प्रकाश पहले दिखता है और जो विद्युत हो जो ध्वनियाँ होती हैं वो बाद में सुनाई देती हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा भाई, प्रकाश की ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों, क्योंकि प्रकाश की गति अधिक होती है। इस वजह से आप कभी टीवी वगैरह चालू करते हो, टेलीविजन वगैरह, तो पहले आपको चमक दिखाई देता है, फिर इसके बाद ध्वनि सुनाई देती है। अगला प्रश्न, एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूर तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष है। भाई हमने बताया था दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, पास की नहीं दिखाई देती हैं। दूर की दिखाई देती हैं, पास की नहीं दिखाई देती हैं, तो दूर दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। अब निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं दोस्तों। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइट्रो या फिर हाइपर माइट्रोपिया कहते हैं। याद रखेंगे साथियों, जो मायोपिया होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, उसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। और निकट दृष्टि की मतलब कि एकदम स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या है, तो बताएंगे 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से पास की चीज़ आपको नहीं दिखाई देती है, इसका मतलब आपको निकट दृष्टि दोष है। अगर 25 सेंटीमीटर से दूर की चीज़ आपको नहीं दिखाई देती है साथियों, तो आप मान लेंगे कि दूर दृष्टि दोष आपको हो गया है। दूर दृष्टि दोष हो गया है भाई ना। बताइए जब दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी तो क्या होगा, आपको निकट दृष्टि दोष होगा कि दूर दृष्टि दोष होगा, आप बताओ। तो दूर की चीज़ नहीं दिखाई देंगे तो निकट दृष्टि दोष होगा ना। देखिए सेम उल्टा है, कंफ्यूज ना हुई। निकट में निकट की चीज़ दिखाई देंगे, दूर में दूर की चीज़ दिखाई देंगे। मतलब कि जब दूर की चीज़ नहीं दिख रही है तो निकट दृष्टि दोष है, याद रखेंगे। जब नज़दीक की चीज़ नहीं दिख रही है तो दूर दृष्टि दोष है भाई साहब, इस चीज़ को दिमाग में रख लेंगे। अब बताओ, अब आपको जब 75 सेंटीमीटर की दूर की चीज़ नहीं दिख रही, इसका मतलब क्या है, आप दूर का चीज़ नहीं देख पा रहे हो। जब दूर का चीज़ नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब निकट का साफ साफ आपको दिख रहा है। निकट का साफ साफ दिख रहा है मतलब मायोपिया होगा। राइट आंसर क्या लगाएंगे, मायोपिया दोस्तों। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष आपको हो चुका है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष, एक मिनट दोस्तों, हाइपर माइट्रोपिया होगा ना। हाइपर माइट्रो भाई दूर की चीज़ नहीं देख पा रहे हो ना, दूर की मतलब कि आप देख रहे हो जो 75 सेंटीमीटर है दूरी तक नहीं देख पा रहे हो आप, उतना देखने पढ़ने के लिए दृष्टि दोष कौन सा होगा, तो बताएंगे आप हाइपर माइट्रोपिया होगा भाई, दूर दृष्टि दोष होगा। दूर दृष्टि मतलब अनंत दृष्टि तक होना चाहिए, आप अनंत तक देख सकते हो तब आपको सही हो। जब दूर की देख ही नहीं पा रहे हो भाई, तो आपको कौन सा दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। नेक्स्ट, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। अगर कोई भी प्रकाश, अभी आप कोई भी कलर हो, अगर उसको व्हाइट में रख दें, मान लीजिए पीला कलर है, अगर उसे व्हाइट में रख दें या फिर उसे पीले कलर में देखें, सेम उसी कलर में देखें जिस कलर का वह वस्तु है, तो वह पीला ही दिखेगा, याद रखेंगे। और इसके सिवा अगर पीले को नीले कलर में देखेंगे तो वह काला दिखेगा, अगर पीले को लाल कलर में देखेंगे तो वो काला दिखेगा, अगर पीले को भूरा कलर में देखेंगे तो वो भी काला दिखेगा, बैगनी कलर में देखेंगे तब भी काला दिखेगा। दोस्तों याद रखेंगे, पीला केवल या फिर कोई भी कलर अपने ही कलर में केवल उसी कलर का दिखेगा जिस कलर का है, और व्हाइट कलर में भी वही कलर दिखेगा जिस कलर का वह सेम है, लेकिन अदर कलर में उसको देखेंगे तो ब्लैक दिखेगा। इस वजह से याद रखेंगे पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु हमको काली दिखाई देगी। राइट आंसर यह होगा। अगले पेज पे चलते हैं। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है। दोस्तों किसकी धीमी होगी, आप बताओ। जब यह प्रिज्म होता है, प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरण लड़ती है तो सबसे कम रेड आर फैलती है, सबसे ज़्यादा दोस्तों बैगनी यानी कि वायलेट किरण फैलती है। सबसे कम आर क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, दूर तक ट्रेवल करता है, आवृत्ति कम होती है और एनर्जी भी कम होता है। और वायलेट यानी बैगनी किरण दोस्तों सबसे ज़्यादा फैलती है, इस वजह से इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, आवृत्ति भी ज़्यादा होती है और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो याद रखेंगे, अगर कोई भी किरण कांच में से गुजरती है तो पहली बात उसकी आवृत्ति नहीं चेंज होती है, वेग चेंज होता है, तरंग दैर्घ्य भी चेंज हो सकता है, आयाम भी चेंज हो सकता है, लेकिन आवृत्ति नहीं चेंज होती है। क्योंकि अगर कोई किरण लाल है तो लाल ही दिखेगी, अगर काला है तो काली ही दिखेगी, अगर सफ़ेद है तो सफ़ेद ही दिखेगी। क्यों, क्योंकि आवृत्ति नहीं चेंज होती है भैया। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है दोस्तों, तो बता देंगे बैगनी, क्योंकि ये तो पहले भी नहीं चल पा रही थी, अब उसे कांच में से गुजारेंगे तब तो और भी नहीं चल पाएगी भैया दूर तक। तो बैगनी की सबसे कम दोस्तों धीमी गति हो जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, यदि लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो प्रकाश की दूरी फोकस दूरी होगी, आपको पता होना चाहिए, F = 1/P होता है या फिर P = 1/F कर लीजिए। यह होता है क्षमता का फार्मूला। अगर आपका
-2 दिया है दोस्तों, P दिया है 1/2, तो T यानी कि मीटर में है। अगर मीटर में है तो यहाँ पे 100 नहीं लिखेंगे ऊपर, अगर सेंटीमीटर में होता डायोप्टर यहाँ पर दोस्तों सेंटीमीटर में आंसर आया होता तो हम यहाँ पे 100 लिख देते। याद रखेंगे दोस्तों, इसको जब काटेंगे तो 0.5 आएगा, अगर यह माइनस में है तो यह भी वैल्यू माइनस में आएगी। -0.5 मीटर आपका राइट आंसर होगा। फोकस दूरी P = 1/f से लगा लेंगे, राइट आंसर मिल जाएगा भाई साहब। देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परिवर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके आयामों में, कि तरंग दैर्ध्य में, कि आवृत्ति में, कि वेगों में। बताइए दोस्तों, अगर कोई भी कलर का रंग हो, कोई भी किरणें हो, अगर दर्पण में से गुजरती है दोस्तों, तो सबसे पहले याद रखेंगे उसके आयाम में, इंटरफेरेंस में साथियों उसके क्या होता है, चेंजिंग आता है। याद रखेंगे साथी, राइट आंसर यह होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कितने बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर तरंग दैर्ध्य वेग हुआ? नहीं बच्चों, आप लोग पढ़ते चलिए बेहतरीन तरीके से। आपको यही कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और सारी चीज़ें आपको सत्य बताई जाती हैं। अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हो तो हम आपको बिना किसी भी दोस्तों मतलब कि बिना किसी फीस के, या फिर आपको आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोस इस पे कलेक्शन मिलेंगे। इतना समझ लीजिए दोस्तों, जब तक आपका सुपर टेट का पेपर होगा, यूपी टेट का पेपर होगा ना, तब तक आपके ज्योग्राफी भी खत्म हो गए रहे होंगे, साइंस भी खत्म हो गए रहे होंगे, हिंदी खत्म हो चुका है, मैथ भी खत्म हो गया रहा होगा दोस्तों। जल्द ही मैम आपकी पढ़ाने वाली दोस्तों ईवीएस के कुछ क्लासेस हैं, सीडीपी के भी कुछ क्लासेस हैं, आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न, जो बच्चे ग्रुप डी के हैं, यूपीएसआई के हैं भैया, वो भी बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। यहाँ से एक भी प्रश्न पूरा चैलेंज है दोस्तों, अगर बाहर आ जाए 100% हम दावा करते हैं इस प्रश्न से, इस सीरीज से एक भी प्रश्न फिजिक्स में बाहर नहीं आएगा। जैसे ही फिजिक्स हम खत्म करते हैं वैसे बायो स्टार्ट करेंगे। आप बिल्कुल घबराएं नहीं साथियों, अन्यथा आप अपनी संख्या बढ़ाएं तो हम डेली के डेली दोस्तों बायो के भी सीरीज लाएंगे और साइंस के भी सीरीज लाएंगे। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है, हाथ जोड़कर दोस्तों, सुमन राव जी हो गई, आफरीन जी हो गए, मनोज जी हो गए, पूनम जी हो गए, जितने बच्चे हैं हम उनसे एक विनती केवल करते हैं, घर में आपके जितने मोबाइल्स हैं, आपके आस पड़ोस में जितने बच्चे हैं, आप जाकर सब्सक्राइब कराओ दोस्तों। अगर आपको लगता है सर मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, तो कम से कम सर के लिए आपको कुछ तो करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बस एक सब्सक्रिप्शन ही तो मांग रहे हैं, वो भी जो चीज़ फ्री में मिलता है उससे बस हम आपसे विनती कर रहे हैं साथियों। आप लोग सब्सक्राइब कराओ, आप लोग बच्चों को बताओ, जो बच्चे 12 में पढ़ते हैं, 11 में पढ़ते हैं, उनको भी जोड़िए कि आने वाले भविष्य की तैयारी में लग जाएं दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत हाई होने वाला साथियों। आप लोग समझ सकते हो कितना रोना पड़ता है यार, मतलब कि झेलना पड़ता है। आदमी 4-4 साल आदमी सोचता है 1 साल में नौकरी मिल जाएगी, अब 1 साल में नहीं मिलने वाले साथियों, जब तक आप लगोगे नहीं, जब तक आप सरकार से लड़ोगे नहीं साथियों, क्योंकि यही सत्य है। आपको हार नहीं मानना है, अन्यथा आप बहुत ही पीछे रह जाओगे। आप लड़ो, सरकार से लड़ो, बच्चों से लड़ो, कंपटीशन से लड़ो साथियों, तब जाके नौकरी मिलती है। झेलो, अपने आप को इतना ज़्यादा आग में झोंक दो ना कि कोई भी ताकत हमें हरा ना पाए। हम नौकरी लेकर रहेंगे, चाहे उसमें एक ही क्यों न वैकेंसी हो, वो मेरे लिए आती है। इस चीज़ को अगर आप कॉन्सेप्ट में दिमाग में अपने रखते हैं साथियों, तो बेहतरीन तरीके से आगे जाएंगे। बस एक विनती है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ेंगे, यही हमारा बस यही चाहत रहती है साथियों, कि आग लगी रहती है, मतलब दिल में जितना हम मेहनत करते हैं ना, शायद ही हम उतना पाते होंगे, हमें नहीं मिलता है उतना, क्योंकि बच्चे बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं हार मानते हैं। तो आप लोग थोड़ा-सा मेरा मदद करेंगे। एक सर की एक विनती है साथियों, अगर आप पूरा कर सकते हैं तो करिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? तो बताएँगे दोस्तों, कैमरे में याद रखेंगे दोस्तों, हमेशा और हमेशा उत्तल लेंस का ही उपयोग होता है। दोस्तों कैमरा का मतलब जिस प्रकार से आपकी आँख होती है, आँख में जो आपका लेंस होता है दोस्तों, वो भी उत्तल लेंस के प्रकार का ही होता है, याद रखेंगे दोस्तों। आँख के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है, आँख में जो प्रकाश एंट्री करती है दोस्तों, कार्निया से एंट्री करती है, और आँख में एक आइरिस होता है, एक प्यूपिल होता है। प्यूपिल का काम होता है दोस्तों, अगर आप अंधेरे से उजाले में जा रहे हैं या फिर उजाले से अंधेरे में आ रहे हैं, तो आपके आँख में जितनी भी लाइट जाती है, उसको एडजस्ट करे। कितनी लाइट आपके आँख को चाहिए, वो बताए, प्यूपिल बताता है साथियों। और आपके आँख की कलर भूरी है, नीली है, काली है, किस कलर का है, यह डिसाइड करता है दोस्तों आइरिस। और एक होता है दोस्तों रेटिना। रेटिना का काम होता है प्रकाश का या फिर चित्रण करना। जो भी वस्तु आप देखते हैं उसको उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। दोस्तों मात्र मिलीसेकंड में आपकी जो उल्टी प्रतिबिंब होती है वो आपकी आँख में सीधी दिखाई देने लगती है। साथियों हमने बताया था आपको, और यह भी बता रहे हैं दोस्तों, रॉड सेल होता है, कोन सेल होता है। कोन सेल का काम होता है कलर को पहचानना, और रॉड सेल का काम होता है आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना, यानी किसी वस्तु को दिखाना। अगर ब्लैक एंड व्हाइट मतलब कि आपका अगर रॉड सेल में प्रॉब्लम आता है, तो इसका मतलब आप अंधे हो जाएंगे, आपको सारी चीज़ें ब्लर दिखाई देने लगेगी। लेकिन अगर आपके कोन सेल में प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे कोन सेल के प्रॉब्लम में आने से आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे साथियों। अगर कॉन्सेप्ट है तो अब इसे 2 से 3 बार पॉज करके वीडियो को लिख लेंगे अपने में।
कॉपी में दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, वस्तुएं दिखाई देती हैं क्योंकि, वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं भाई बताइए। तो बेहतरीन प्रश्न है भाई, वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं, ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपको आना चाहिए, क्या हम आपके लिए छोड़ दें, बताइए वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं। सबसे पहले कौन बताएगा, देख लेते हैं हम कौन बताता है। दोस्तों प्रकाश किरणें उनकी सतह में को छेद देती हैं, इस वजह से वस्तुएं दिखाई देती हैं। राइट आंसर यह होगा, शायद ही कोई बच्चा कर पाया होगा। दोस्तों प्रकाश किरणें उनकी सतह को क्या कर देती हैं, आर पार कर देती हैं, इस वजह से प्रकाश या भी इस वजह से वो वस्तु हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, तो बता देंगे ऑप्टिकल फाइबर जो होता है साथियों, उसका यूज केवल और केवल एंडोस्कोपी में होता है साथियों। एंडोस्कोपी, इसको आप रट जाएंगे और यह प्रश्न डायरेक्ट आता है। दोस्तों यक्स किरणों में यूवी रेज यूज होते हैं, मतलब यक्स किरणें कहाँ पे यूज होते हैं आपसे पूछा जाए तो बताएंगे अल्ट्रासाउंड स्कैन में हो गया, एक्सरे आप कराते हैं ना वहाँ पर हो गया, अगर आपको हड्डी की जानकारी या फिर टूट फूट की जानकारी चाहिए होती है तो वहाँ पर भी एक्सरे होता है ना, अल्ट्रासाउंड वगैरह में हम लोग एक्सरे का यूज करते हैं। और जो अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, यूवी होता है, उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं दोस्तों, जैसे कीड़ों को मारने में हो गया, डॉक्टर यूज करते हैं दोस्तों, जंक को छुड़ाने में उसका यूज किया जाता है, और दोस्तों नकली नोट को पहचानने में उसका यूज किया जाता है अल्ट्रा वायलेट रेज का, याद रखें। जैसे अवरक्त किरणें हो गई, अवरक्त किरणों का यूज दोस्तों हम कहाँ करते हैं, रिमोट में करते हैं, जैसे टीवी वगैरह चलता है दोस्तों, उससे एंटीना वगैरह की जो दोस्तों तरंगे होती है वो भेजी जाती हैं, पाई जाती हैं। अगर बात करें दोस्तों अवरक्त किरणों का यूज सबसे ज़्यादा हम लोग दोस्तों इंडक्शन चूल्हे में भी करते हैं, जो हम लोग सबसे ज़्यादा दोस्तों कह लीजिए जो आपकी अवरक्त किरणें होती हैं वो आपके सोलर पावर द्वारा, सोलर पैनल द्वारा भी ऑब्जॉर्ब होती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आंख में कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है। साथियों आपने सुना होगा शंकु, अभी तो हमने बताया कौन सेल, कौन सेल दोस्तों याद रखेंगे, आंख में कलर विजन के लिए ही होता है कौन सेल, शंकु का मतलब कौन सेल दोस्तों, अभी तो हमने बताया आपको रॉड सेल यानी कि दृढ़ पटल होता है दोस्तों, याद रखेंगे रॉड सेल होता है, रॉड सेल से कोई चीज़ हमें जब ब्लर दिखाई देने लगती है तो कहते हैं रॉड सेल में प्रॉब्लम हुआ है, यानी कि हमारे दृढ़ पटल में प्रॉब्लम हो गया है दोस्तों। रक्तक पटल क्या होता है दोस्तों, रक्तक पटल का मतलब जो आपके आंख में देखते हैं ऊपर वाला भाग वही रक्तक पटल होता है दोस्तों, याद रखेंगे इसका राइट आंसर कौन सेल होगा, यानी कि शंकु, शंकु को अगर प्रॉब्लम हुआ दोस्तों कलर विजन आपको होने लगता है। नेक्स्ट, एक आदमी 10 मीटर से अधिक की दूरी नहीं देख पाता है, यानी कि उसे दोस्तों कौन सा प्रॉब्लम है, तो बताएंगे मायोपिया का प्रॉब्लम है। भाई नज़दीक का ही चीज़ नहीं देख पा रहा है वो तो उसको मायोपिया है नहीं होगा, अगर दूर की चीज़ नहीं देख पाता है तो उसको क्या होगा दोस्तों, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा, याद रखेंगे। जैसे हमने 75 सेंटीमीटर वाला किया था, वो दूर का नहीं देख पा रहा था, यानी कि उसे क्या है, दूरदृष्टि दोष है भाई, है ना। नेक्स्ट, वैसे दूरदृष्टि दोष में हमको तो दिखाई देती हैं चीज़ें ना, तो याद रखें। नेक्स्ट, प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है दोस्तों, अत्यधिक तेज प्रकाश क्यों यूज होता है दोस्तों, याद रखें इसका देखिए राइट आंसर बताते हैं आपको। इसका राइट आंसर, समुद्र में विभिन्न दिशाओं में आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना। जैसे कि कोई एक मेन पॉइंट है, मान लीजिए दोस्तों अब बहुत ही अंधेरे में, बहुत आप देखते होंगे, बहुत आप तो शायद ही मूवी वगैरह देखें या फिर जिसके घर की कोई नेवी वगैरह में हो तो उनसे पूछा जाए, आप वो खुद ही बताएंगे, जो उनको रातों में चलना होता है दोस्तों, उनका 6-6 महीने, 3-3 महीने, 5-5 महीने केवल नेवी पर भी बीत जाता है, पानी पर बीत जाता है, जो समुद्रों में बीत जाता है, कट जाती है इस तट से उस तट में जाने पर। क्यों, क्योंकि बहुत दूर दूर तक यात्रा करनी होती है दोस्तों, आयात निर्यात करना होता है, नेवी वाले जो हमारे दोस्तों जवान होते हैं उस पर होते हैं, और उनकी जो जहाज़ें होती हैं उनको एक तरफ से दूसरी तरफ करने का केवल और केवल रात में एक ही सहारा होता है दोस्तों, लाइट, वही लाइट जो उसको इधर उधर करती है। जिस प्रकार से दोस्तों खोजी लाइट होती है, जब हमने बताया था, जो आपको कल एक प्रश्न करवाया था, खोजी लाइट में दोस्तों अवतल कौन सी लेंस होती है, सॉरी कौन से दर्पण होता है, हमने बताया था अवतल दर्पण होता है। उसी प्रकार से सेम दोस्तों आपकी एक दोस्तों चमक वाली लाइट होती है, जो कि हमारे जो शिप होते हैं उनको एक साइड से दूसरे साइड में लगाना, उनको चेतावनी देना, इन सब कामों में यूज होता है दोस्तों अत्यधिक तेज प्रकाश का प्रयोजन, याद रखेंगे साथियों। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साथियों, उत्तल दर्पण का प्रयोग हमने बताया है आपको बहुत बार, तो याद रखेंगे दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है कार के हेडलाइट में होता है, इसमें राइट आंसर यह होगा। जो ड्राइविंग है, ड्राइविंग दर्पण में, और दंतक चिकित्सक में, सेविंग में दोस्तों अवतल दर्पण का यूज होता है, आप इसे नोट कर लेंगे। सेविंग मतलब कि अवतल, अवतल यानी कि कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कार की हेडलाइट, एक मिनट दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ध्यान सुनिए, ड्राइविंग दर्पण में ना होता है भाई, ड्राइविंग दर्पण में, उत्तल दर्पण का यूज इसमें होगा साथी, इसमें, यानी कि बी राइट आंसर का, सॉरी इसके लिए माफ करिएगा, गलती हो गई, ड्राइविंग दर्पण यह होगा भाई साहब, उत्तल दर्पण याद रखेंगे। और कार के हेडलाइट में, दंतक चिकित्सक में, सेविंग में दोस्तों तो अवतल होता है, इस चीज़ को याद रखिए, गलती हो गई थी, माफ करिएगा। राइट आंसर आपका बी होगा, जो बच्चे बी दिए थे राइट है। निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे
संबंधित है, यहाँ पर सही कर लेंगे आप, किससे संबंधित है साथियों। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो प्रकाश का कलर होता है वो आवृत्ति डिसाइड करती है, हमने बताया है बहुतों बार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करती है। जो प्रकाशीय गेज होती है साथियों, वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है, आपको सिंपल से यह बताना है। प्रकाशीय गेज आपने बहुत बार सुना होगा, प्रकाशीय गेज दोस्तों किस सिद्धांत पे कार्य करती है, बताएंगे दोस्तों परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है। परावर्तन, इसको भी रट जाइए, यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति होती है। भाई प्रकाश खुद एक प्रकार के रेडियो तरंग है, क्योंकि प्रकाश द्वैती प्रकृति होता है। प्रकाश तरंगों के रूप में यानी चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है और कणों के रूप में भी चलता है। तो यानी कि प्रकाश द्वैती प्रकृति हुआ कि नहीं। केवल और केवल ध्रुवण में दोस्तों, ध्रुवण में याद रखेंगे, ध्रुवण में क्या होता है, जब प्रकाश फोकस करता है, लाइट पे चमक डालता है, उसे कहते हैं ध्रुवण की घटना। तो इस प्रकार के प्रकाश में, इस प्रकार के घटना में केवल और केवल लाइट का चमकना, यानी कि प्रकाश केवल तरंग के रूप में चलता है, कण के रूप में। प्रकाश का एक और प्रकृति है साथियों, व्यतिकरण। व्यतिकरण में क्या होता है, जब प्रकाश को मतलब किसी भी तैलीय पदार्थ को जब हम बाल्टी में गिरा देते हैं और चमकने लगता है, उस पर सातों कलर बनने लगते हैं, तो उसे कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। उसमें कण भी होता है जिम्मेदार और तरंग भी होता है, तो याद रखेंगे। अगर एक होता है विवर्तन। विवर्तन में क्या होता है दोस्तों, विवर्तन प्रकाश का एक तरह से प्रकृति है साथियों। विवर्तन में क्या होता है, जब आप देखते होंगे जब प्रकाश किसी दीवार पर टकराती है तो वह अपने मार्ग से मुड़ जाती है। अपने मार्ग से मुड़ने की वजह से दोस्तों उसमें केवल और केवल तरंग के गुण होते हैं और कण नहीं होते। कण क्या अपने मार्ग से मुड़ेगा, एक दिन आप एक कोई पत्थर लीजिएगा और दीवार पे लड़ाइए, क्या अपने मार्ग से मुड़कर दूसरी तरफ जाता है, नहीं, वो उसी जगह गिर जाएगा, है ना। तो मतलब पत्थर मतलब कि जो हमारे कण के प्रकार होते हैं, कण का रूप होता है, वह नहीं होता है तरंग दोस्तों, कब, जब हमारा विवर्तन होता है। विवर्तन में केवल प्रकाश तरंग के रूप में चलता है और ध्रुवण में भी तरंग के रूप में चलता है, लेकिन व्यतिकरण में दोस्तों तरंग और कण दोनों के रूप में चलता है। याद रखेंगे प्रकाश से एक दोस्तों वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव या फिर वैद्युत दोस्तों कहा जाता है ना, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत एक और होता है ना दोस्तों, दो प्रकार से होते हैं प्रकाश की जो कल्पनाएं होते हैं, जो हम लोग कल्पना करते हैं प्रकाश की, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य साथियों। द्विध्रुव नहीं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य होती है प्रकाश, याद रखें। लेकिन ध्वनि तरंगे केवल और केवल अनुदैर्ध्य होती हैं। जो इसका राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, रेडियो तरंग की तुलना में या गति में समान होती है प्रकाश, रेडियो तरंग की गति से समान होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न दोस्तों, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे एक्टियोमीटर कहते हैं दोस्तों, एक्टियोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर आपको पता है दोस्तों, आपको क्या करता है, इन्वायरमेंट के प्रेशर, हवा को प्रेशर को मेजर करता है, आप याद रखेंगे। लास्ट प्रश्न आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, आप लोग होमवर्क नहीं करते भाई, गलत ही बताया करो भाई साहब आप, लेकिन बताया करिए। इसका राइट आंसर आप जरूर बताएंगे। आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है साथियों, है ना। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है साथियों, हमारे रिक्वेस्ट को ध्यान में रखिएगा। बस किसी भी मोबाइल, कोई भी मोबाइल मिले, गांव घर दोस्तों से, उनसे बोलिए भाई साहब पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगे उनसे बोलिए, अगर आपको अच्छा लगे तब आप देखिए, अन्यथा पहले सब्सक्राइब करके तो अपना एक बार डेमो क्लास तो सर का देख लीजिए। भाई आपसे बिना फीस की पढ़ाई जा रही है, आप किसी भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करिए, है ना साथियों। चलिए धन्यवाद साथियों, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करिएगा और पेट में अच्छा नंबर स्कोर करिएगा। धन्यवाद।